तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्यूटीफुल पढ़ना और पढ़ाना। तो हम लोग इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो क्या है, भारत में महंगाई के मुख्य कारक क्या है। ठीक, महंगाई के मुख्य कारक क्या है और मौद्रिक नीति से कैसे नियंत्रित करते। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे महंगाई के बारे में और जानेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है और महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है, देखिए जो भारत में मुद्रास्फीति है, ठीक, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन एक जटिल मुद्दा हो गई। ठीक, जो इन्फ्लेशन है बहुत ही जटिल मुद्दा है, एक जो विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। जो आपकी मुद्रास्फीति है बहुत कारकों से प्रभावित होती है, जिसके कारण क्या होता है, भारत में महंगाई बढ़ती है। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे कि महंगाई के मुख्य कारक क्या है, ठीक, और मौद्रिक नीति से कैसे नियंत्रित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक टाइप के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत में महंगाई के मुख्य कारण के बारे में, फिर हम जानेंगे कि मौद्रिक नीति से कैसे नियंत्रित करते हैं। देखिए मुख्य कारक की बात करें तो मुख्य कारक में जो सबसे पहला कारक है उसको हम बोलते हैं मांग पक्षीय कारक। ठीक, ये मांग पक्षीय कारक, इसमें मैं बता दूं, इसको बोलते हैं हम डिमांड फुल इन्फ्लेशन। देखिए जो सबसे पहला कारक है वो है मांग पक्षीय कारक, जिसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसमें हम तीन प्रकार के पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहले मांग आबादी और मांग वृद्धि के कारण, दूसरा पड़ता है मध्यम वर्ग और उपभोक्तावाद, और तीसरा पढ़ेंगे सरकारी खर्च। देखिए आबादी और मांग वृद्धि के कारण, देखिए जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ रही है, ठीक, जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे जो वस्तुएं हैं, ठीक, जो वस्तुएं, जो खाद्य पदार्थ हैं, जो आवास है, ठीक, जो वस्तुएं हैं, जो खाद्य पदार्थ है, जो आवास, रहने का आवास है, जो अनेक अनेक प्रकार की चीजें, उनकी जो मांग वो बढ़ रही थी। क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो आबादी के हिसाब से खाने की वस्तुएं भी तो बढ़ेंगी। तो इससे क्या हो रहा है कि जब खाने की वस्तुएं बढ़ रही है, पहनने कपड़े अपने जो कपड़ा अपना पहनते हैं, सबकी जो वस्तुएं बढ़ रही है, तो इनकी जब मांग बढ़ेगी, जब इनकी मांग बढ़ रही थी, जब देखिए किसी भी चीज की जब मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ती है। ठीक, जब खाने की वस्तु या पहनने की वस्तु सबकी जब मांग बढ़ेगी तो उनकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ती है। ठीक, तो सबसे पहला जो कारक था वो है आबादी और मांग, जिससे इनकी कीमत बढ़ती है और महंगाई आती है। ठीक, पहला आप समझ गए होंगे कि आबादी के कारण जैसे जैसे आबादी बढ़ेगा वैसे वैसे खाद्य पदार्थ चीज हो गया, आवास हो गया या वस्तुएं हो गई, तो उन सब की कीमत, उन सब की मांग बढ़ेगी, उन सब की मांग बढ़ने के कारण उनकी कीमत बढ़ेगी। ठीक, दूसरा है कि मध्यम वर्ग और उपभोक्तावाद। ठीक, देखिए जैसे जैसे मिडिल क्लास लोग बढ़ रहे हैं, ठीक, जैसे जैसे मिडिल क्लास लोग अपर क्लास की ओर जा रहे हैं, धीरे उनकी जो अपना विस्तार कर रहे हैं, जो मध्यम वर्ग है जैसे जैसे अपना विस्तार कर रहे हैं, तो उनकी जो खरीदने की शक्ति है, ठीक, जो उनकी जो खरीदने की शक्ति है वो बढ़ रही है। जब मिडिल क्लास की जो खरीदने की वस्तु खरीदने की शक्ति बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, किसी भी वस्तु को डिमांड में लेने लगेंगे। ठीक, जब मिडिल क्लास की खरीदने की शक्ति बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, किसी भी वस्तु की मांग को बढ़ाने लगेंगे। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक, तो यही है कि जब मध्यम वर्ग यानी जब मिडिल क्लास, जो उपभोक्तावाद, जो उनकी खरीदने की क्षमता होती है, कंज्यूमर लिस्ट होती है, तो जैसे जैसे उनकी जो मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे सभी जो उपभोग वस्तु होती है उनको डिमांड में ले रहे हैं, उनकी मांग करने लगे हैं, तो उनकी मांग करने के कारण उनकी कीमती बढ़ती थी। तीसरा हो गया सरकारी खर्च। देखिए सरकारी खर्च कैसे भी, सरकार ने कोई योजना निकाल दी थी, कल्याणकारी योजना कोई निकाला, तो उससे क्या होगी, जो सब्सिडी होती है, ठीक, किसी वस्तु की सब्सिडी मिलेगी, तो सब्सिडी के कारण भी क्या होता है, जब किसी वस्तु को छूट मिलती है या सब्सिडी मिलती है सरकार द्वारा, तो जो उस वस्तु की जो मांग होती है वो बढ़ जाती थी। जैसे किसी वस्तु को सरकार ने सब्सिडी दी थी तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ने लगेगी। ठीक, देखिए जब एक आसान भाषा में समझिए, देखिए जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, ठीक, जब मांग बढ़ती है और जो सप्लाई होता है यानी कि जो आपूर्ति होता है, अगर आपूर्ति उसके बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि इसकी मांग बढ़ रही है और आपूर्ति इसके बराबर नहीं हो पा रही है, तो क्या होगी, जो मांग है, इनकी जो कीमत है वो कीमत बढ़ जाएगी। ठीक, अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है, ठीक, किसी भी वस्तु की मांग बढ़ रही है और उसकी जो सप्लाई रेट है वो कम है, ठीक, जो सप्लाई रेट है मांग से कम है, तो उस वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और उसकी आपूर्ति उतना नहीं हो पाती जितना उसको चाहिए, तो उस वस्तु की कीमत जो होती है वो अपने आप बढ़ने लगती है। ठीक, तो ये था पहला मांग पक्षीय कारण। देखिए जो दूसरा कारण है उसको बोलते हैं आपूर्ति पक्षीय कारण, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए आपूर्ति पक्षीय कार्य के कारण कैसे महंगाई बढ़ती है, देखिए इसमें हम दो प्रकार के पढ़ने वाले, कृषि उत्पादन में कमी, दूसरा तेल की कीमत में कमी। देखिए जो कृषि उत्पादन है, देखिए जो भारत की कृषि है वो सबसे ज्यादा किस पे निर्भर है, वो मौसम पर निर्भर है। ठीक, मौसम पर निर्भर कैसे, देखिए जब भारत में कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आता है, ठीक, जब सूखा पड़ता है या बाढ़ आता है तो उससे क्या होती है, जो भारत की कृषि होती है वो बहुत प्रभावित होती है। ठीक, आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी बाढ़ के कारण जो प्याज की खेती हो ज्यादा नुकसान होती है। ठीक, बाढ़ के कारण प्याज की खेती नुकसान हो गई,
सूखा के कारण क्या होता है, गेहूं की कीमत नुकसान हो जाती है, गेहूं की फसल नुकसान हो जाती है। तो जो कृषि उत्पादन में जब कमी होती है, जब कृषि उत्पादन में कमी होती है, जो खाद्य वस्तुएं हैं, ठीक, जो खाद्य वस्तुएं हैं उनकी जो मांग है वो बढ़ेगी, ठीक। जब कृषि उत्पादन में सप्लाई पूरा नहीं हो पाएगा, उसमें कमी होगी, तो खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जब जब खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो कीमत अपने आप बढ़ेगी, ठीक। तो पहला कारण क्या होगा, कृषि उत्पादन में कमी। देखिए जो भारत की कृषि है वो मौसम पर, जलवायु पर निर्भर है, और भारत में क्या बाढ़, सूखा और जो मौसम परिवर्तन होता है वो होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जब कभी कभी हमारा फसल तैयार होता है उसके बाद नुकसान हो जाता है। जब फसल नुकसान हो जाता है, बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं या सूखे से प्रभावित हो जाता है, तो उसकी जो आपूर्ति होती है, आपूर्ति जब उसकी गिर जाएगी, तो आपूर्ति गिर जाएगी तो मांग तो बढ़ेगा ही। जब किसी वस्तु की आपूर्ति गिरेगी और मांग बढ़ेगी तो उसकी जो कीमत है वो बढ़ेगी। देखिए जब खाद्य वस्तु बराबर में हमको नहीं मिलेगा तो सब उसको खरीदेंगे, चाहे जिसे भी खरीदना तो है ही सबको, तो उसकी मांग जो है मांग बढ़ जाएगी। जब जब एक पॉइंट आप याद में लीजिएगा, जब भी किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ने लगती थी। चाहे आप रियल लाइफ में ले लीजिए, चाहे इसमें ले लीजिए, जब आप किसी को ज्यादा समय देंगे तो आप उसके लिए हर समय जब आप मौजूद रहेंगे तो आपकी जो कीमत है वो गिरने लगेगी, ठीक। जब आप किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा मौजूद नहीं रहेंगे, मतलब आप डिमांड बनाएंगे, तो आपकी कीमत भी बढ़ेगी। इसलिए ज्यादा किसी को मुंह भी नहीं लगाना चाहिए कि उसके नजर में आपकी कीमत गिर जाए, ठीक। चाहे आप खाद्य पदार्थ में ले लीजिए या रियल लाइफ में ले लीजिए, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ेगी। अगर आप उसकी मांग देखिए, जब किसी वस्तु देखिए, जब मार्केट में ज्यादा प्याज रहेगा, मतलब मांग की जब बहुत ज्यादा रहेगा तो कोई मांग तो करेगा नहीं। जब आप किसी के लिए ज्यादा मौजूद रहेंगे तो आपकी मांग तो रहेगी नहीं, तो वो क्या हो जाता है, नील के बराबर हो जाती है। देखिए जब मार्केट में जब प्याज ज्यादा हो जाता है तो प्याज की कीमत क्या हो जाती है, 20 रुपए किलो हो जाती है, ठीक। लेकिन यही जब उसकी जो आपूर्ति होती है, जब प्याज की आपूर्ति कम हो जाती है तो आप देखते होंगे कि 120 200 के आसपास प्याज का भाव चला जाता है, ठीक। इसीलिए किसी के लिए ज्यादा समय मत दीजिए, जो होता है इसी के लिए होता है। चाहे आप रियल लाइफ में लीजिए, जब किसी वस्तु की जो मांग है वो बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, अगर आपूर्ति रेट बराबर हो तो उसकी कीमत अपने आप गिरेगी, ठीक। तो इसमें क्या आप क्या समझे, कृषि उत्पादन में जब कृषि उत्पादन में कमी आती तो उसकी मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है। तो इधर दूसरा है तेल की कीमत में। देखिए हम जानते हैं कि हमारे यहाँ तेल तो निकलता नहीं, कोई भी तेल हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, कोई लिक्विड तेल हो गया, वो हमारे भारत में नहीं निकलता, ठीक। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, ठीक। तेल को हम इम्पोर्ट करते हैं। ऐसे में अगर कोई वैश्विक रीजन आ गया, ठीक, जो ग्लोबल रीजन हो गया, तो ग्लोबल रीजन में क्या होगा, जैसे हम लोग कहीं से दुबई से तेल ले रहे हैं, ठीक, दुबई से हम लोग 20 रुपए की प्रति लीटर ले रहे हैं, ठीक। तो अभी क्या हुआ, यहाँ का कास्ट बढ़ के 21 रुपया हो गया। जब यहाँ का कास्ट 21 रुपया हो जाएगा, जब यहाँ का जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट में जब तेल की कीमत बढ़ जाएगी तो यहाँ 21 में तो हम 20 में तो बेचेंगे नहीं, ठीक। यहाँ आके उसकी कीमत भी अपने आप, यहाँ 100 है तो यहाँ हो जाएगा 105, ठीक। तो महंगाई कब बढ़ती है, जब जो आयातित जो इम्पोर्ट लेबर होता है, जैसे तेल की कीमत बढ़ गई तो तेल की कीमत बढ़ेगी तो मांग बढ़ी जाएगी। जब तेल की कीमत बढ़ेगी और तेल को सबकी जरूरत है तो उसकी जो सप्लाई है, जब सप्लाई कम होगी तो मांग बढ़ेगी, और सप्लाई कम होगी तो मांग बढ़ेगी, तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ठीक। तो दूसरा कारण क्या था, आपूर्ति पक्षीय कारण थे। तीसरा जो महंगाई का कारण है वो वैश्विक कारण थे, ग्लोबल इन्फ्लेशन। इसमें हम पढ़ेंगे आयातित महंगाई। देखिए जो भारत है, भारत में क्या होता है, जो तेल हो गया, ठीक, तेल हो गया, उर्वरक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, ये सब क्या है, ये सब दूसरे देशों पर निर्भर है, ठीक। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया ये सब क्या है, ये सब दूसरे देश पर निर्भर है, क्योंकि ये भारत में मैन्युफैक्चर होते नहीं है। जो आयातित महंगाई, अगर इनके रेट में उतार चढ़ाव होगा, ठीक, जो तेल हो गया, उर्वरक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, अगर इनके रेट में उतार चढ़ाव होगा, ठीक, वैश्विक लेवल में उतार चढ़ाव होगा, तो उससे क्या होगा, जो हमारा रुपये है, ठीक, जो रुपये है उसकी जो डिमांड है वो गिरेगी, ठीक। जो रुपये की डिमांड गिरेगी और इनके रेट में उतार चढ़ाव होगी तो क्या होगा, इन लोगों का जो दाम है, इन लोगों का दाम बढ़ जाएगा और रुपये का दाम घटेगा, तो इससे सबसे ज्यादा महंगाई आती है, ठीक। तो इससे भी महंगाई आती है, ठीक। देखिए आयातित महंगाई क्या होगा, फिर से देखिए, जैसे जो भारत में है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब तो है, जो तेल, उर्वरक या इलेक्ट्रॉनिक सामानों का जो भी होगा, जो बाहर से आते हैं, ठीक, इम्पोर्ट करते हैं हम लोग। तो अगर ग्लोबल लेवल पे इनकी रेट में अगर उतार चढ़ाव हो रहा है, ठीक, ग्लोबल लेवल में इनकी रेट में उतार चढ़ाव होगा, तो जाहिर सी बात है ग्लोबल रेट में होगा तो डॉलर में होगा, ठीक, उतार चढ़ाव डॉलर में होगा, तो उससे क्या होगा, जो रुपए की डिमांड है, रुपए की डिमांड तो गिर जाएगी, तो रुपए की डिमांड गिरेगी तो इससे क्या होगा, भारत में महंगाई आएगी, ठीक। अगला रीजन है महामारी या युद्ध। देखिए अभी भारत में 2019 में कोविड-19 आया था, ठीक। कोविड-19 आया था, उसके कारण क्या होता है, कोविड-19 हो गया, कोई युद्ध हो गया, ठीक, जैसे अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ठीक, यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, तो
तो ऐसे में क्या होता है, तो देखिए कोविड-19 महामारी या रूस यूक्रेन या किसी राजनीतिक तनाव के कारण जब क्या होता है, जैसे हम लोग रूस से जो प्रोडक्ट लेते हैं, अगर यहाँ युद्ध हो रहा है तो क्या करेगा, इनका जो इम्पोर्ट लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक। इनका जो इम्पोर्ट लेवल कम हो जाएगा, जैसे रूस से मान लीजिए कोई सामान आ रहा है, ठीक, मान लीजिए कोई सामान आ रहा है, कोई आम आ रहा है, ठीक, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए रूस से आम आ रहा है और रूस में युद्ध हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, आम का जो इम्पोर्ट लेवल है वो गिरा देंगे। जब ये इम्पोर्ट का लेवल वहां से गिर जाएगा तो ये कम हो जाएगा, तो जो आम की कीमत है वो भारत में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। क्योंकि जहां से ये आम आता था, ठीक, जहां से ये आम मान लीजिए आता था रूस से, वो देना बंद कर दिया, मतलब बंद नहीं कर दिया, कम कर दिया या बंद कर दिया, तो उससे क्या हुआ, आम तो सब भाई डिमांड मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, आम की जो प्राइस है भारत में बढ़ जाएगी। एक एग्जाम्पल के रूप में था, ठीक। तो देखिए महामारी, देखिए जब कोविड-19 महामारी आई थी तो उससे क्या हुआ था, पूरे देश, पूरे विश्व में क्या हो गया था, ग्लोबल लॉकडाउन लग गया था, ठीक। ग्लोबल लॉकडाउन के कारण जो श्रृंखला, जो सीरीज थी किसी भी वस्तु की, खाद्य पदार्थ की या किसी भी वस्तु की, वो क्या हो गई थी, स्थगित हो गई थी। स्थगित होने के कारण उनकी जो मांग थी, ठीक, उनकी जो डिमांड, जो उनकी सप्लाई थी, सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम होने के कारण उनकी डिमांड बढ़ गई, ठीक, उनकी डिमांड बढ़ गई, तो इससे क्या आया था, महंगाई आई थी। तो देखिए जो चौथा रीजन हो गया मौद्रिक और वित्तीय कार्य, जिसमें पढ़ेंगे अधिक नकदी आपूर्ति और कर और सब्सिडी नीति। देखिए अधिक नकदी आपूर्ति मतलब जब बाजार में ज्यादा धन हो जाता है, ठीक, जब बाजार में ज्यादा धन हो जाएगा, तो जब बाजार में ज्यादा धन हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, वहाँ की जो मौद्रिक नीति हो जाएगी ढीली हो जाएगी, ठीक। जब ज्यादा धन हो जाएगा तो सबके पास ज्यादा रुपया होगा, जो सबके पास ज्यादा रुपया होगा तो खर्च भी सब ज्यादा करेंगे, ठीक। देखिए जब ज्यादा खर्च करेंगे तो उससे क्या होगा, किसी भी वस्तु की जो डिमांड है वो बढ़ती चली जाएगी, जो किसी वस्तु की डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई आएगी, ठीक है। देखिए अधिक नकदी भी खतरनाक होती है। देखिए जब बाजार में ज्यादा पैसा हो जाएगा तो सबके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, कंपल्सरी बात है कि अगर बाजार में पैसा रहेगा तो सबके पास पैसा रहेगा। अगर जब सबके पास हो जाएगा पैसा तो सब क्या करेंगे, जिसे आपके यहाँ 10 रुपए का सामान है, आपके पास भी बहुत पैसा, हमारे पास भी बहुत पैसा है, तो इससे क्या होगा, आप इसको लेंगे, अगर ये बोला हम 10 रुपए में लेंगे तो आप बोलेंगे हम 11 रुपए में लेंगे, फिर एक कहेगा 12 रुपए में लेंगे, फिर एक कहेगा 13 रुपए में लेंगे। तो ऐसे क्या होता है, जब सबके पास ज्यादा पैसा होता है, किसी वस्तु की जो डिमांड है तो ऐसे बढ़ के 15 हो गई, 20 हो गई, ठीक। तब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती तो कीमत ऐसे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, ठीक। इसके कारण भी महंगाई आती है। दूसरा क्या होगा, कर और सब्सिडी नीति। देखिए जब भारत सरकार किसी भी वस्तु पर जीएसटी लगाती थी, जीएसटी हो गया या कोई सब्सिडी लाती है, तो सब्सिडी लाती है तो लोगों को छूट मिलती है, किसी भी वस्तु में सब्सिडी आएगी तो लोगों को छूट मिलेगी, तो जो उसकी कीमत है, जो उसकी मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, ठीक। और जीएसटी में नीतियों में मान लीजिए जीएसटी रेट कम कर दिया, तो उससे क्या होता है कि जीएसटी रेट कम करने से लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो बाजार में ज्यादा पैसा होता है, बाजार में ज्यादा पैसा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो उससे भी महंगाई आएगी, ठीक। एक चीज जो हमने पढ़ा है भारत में महंगाई के कारण। अब हम जानते हैं कि मौद्रिक नीति इस महंगाई को कैसे नियंत्रित करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक जो क्वेश्चन उठते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए देखिए जो क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आप सबके लिए पढ़ाता हूँ, आप सबको जो मैं पढ़ाता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ढूंढ के लेके आता हूँ, खासकर आप सब लोगों के लिए, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम जानते हैं कि मौद्रिक नीति जो होती है वो महंगाई को कैसे नियंत्रित करती है। देखिए मौद्रिक नीति क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में जो होती है, भारत की अर्थव्यवस्था में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति को लाया गया था। अब इसमें जानते हैं कि कैसे मौद्रिक नीति महंगाई को कंट्रोल करती है, जिसमें पहले हम जानेंगे कि रेपो रेट वृद्धि। देखिए रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो बैंक होते हैं, ठीक, जो आरबीआई होती है, आरबीआई क्या करते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक, कमर्शियल बैंक मतलब जो व्यवसायी बैंक हो गया, जिसमें सभी बैंक आ गए, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ठीक, जो बैंक है सभी बैंक आते हैं, ठीक। जो रेपो रेट होता है इसमें आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को एक अल्पकालीन ऋण देता है, ठीक। अल्पकालीन मतलब अल्पकालीन ऋण देता है, जैसे मान लीजिए 14 दिन का, ठीक। तो इसमें क्या करता है आरबीआई कमर्शियल बैंक को एक अल्पकालीन ऋण देता है, ठीक, अल्पकालीन ऋण देता है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जब देखती है आरबीआई की बाजार में ज्यादा महंगाई हो रही है, तो ऐसे में क्या करती है आरबीआई, जो रेपो रेट की दर होती है, ठीक, रेपो रेट की जो दर होती है उसको बढ़ा देती है, ठीक। जब आरबीआई रेपो रेट की दर बढ़ा देगी तो जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई से कम लोन लेंगे, ठीक। जब इसको महंगा कर देगा तो जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई से क्या करेंगे, कम लोन लेंगे, ठीक। आरबीआई से कम लोन लेंगे तो इनके पास पैसा कम बचेगा, जब इनके पास पैसा कम बचेगा तो जो ग्राहक है जब इनसे ऋण लेंगे तो लोग क्या करेंगे, कस्टमर से भी अधिक रेट लेंगे, ठीक। जब क्या करेंगे, जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगी तो बैंक रेट भी, जो बैंक है आरबीआई से कम लोन लेंगे, जब आरबीआई से कम लोन लेंगे तो लोगों को लोग हाई रेट पे ऋण देंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जब बाजार मतलब लोगों को हाई रेट पे देंगे तो लोग क्या करेंगे, ऋण लेंगे ही नहीं, ठीक, बाजार से ऋण लेंगे ही नहीं बैंक से, तो उससे क्या होगा,
महंगाई कंट्रोल होगी। ठीक, फिर से समझिए शॉर्ट फॉर्म में। देखिए रेपो रेट कैसे होता है, रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई जो होती है कमर्शियल बैंक को अल्पकालीन ऋण देती है, जिसके तहत अगर आरबीआई को महंगाई में कंट्रोल करना हो तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट की दर को बढ़ा देती है। जब आरबीआई रेपो रेट की दर को बढ़ा देती है तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं आरबीआई से कम लोन लेते हैं। ठीक, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम लोन लेंगे तो उनके पास पैसा रहता नहीं है ज्यादा, तो इससे क्या करते हैं, जो कस्टमर होते हैं उनको भी अधिक रेट पर ऋण देते हैं। ठीक, जब अधिक रेट पर ऋण होता है तो जो कस्टमर होता है उसके परिणाम स्वरूप ऋण देते नहीं। जब वो लोग पैसा लेंगे तो बाजार में पैसा बचेगा नहीं, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो बाजार में पैसा रहेगा नहीं, जब बाजार में पैसा नहीं रहेगा तो महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, फिर 2022-23 में आरबीआई ने क्या किया था, 2022-23 में आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको 4% से 6.5% किया था। ठीक, महंगाई को कंट्रोल करने की। देखिए 2022-23 में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, आप लोग जान ही रहे कि महंगाई पेट्रोल 110-20 चला गया था। तो ऐसे में क्या किया था सरकार ने, भारत सरकार ने जो रेपो रेट की दर थी उसको 4% से बढ़ा के 6.5% किया था, जिससे महंगाई में सुधार आई थी। ठीक, दूसरा कारण क्या है, देखिए दूसरा जो कारण है वो रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, देखिए जब रिवर्स रेपो रेट होता है तो इसमें आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट में आरबीआई दाम को बढ़ाती थी रेट को, तो इसमें क्या करती है आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में अपना जो रेट होता है ब्याज का उसको गिरा देती है। ठीक, आरबीआई क्या करती है, इसमें जो आरबीआई जो रेट होता है रिवर्स रेपो रेट उसको गिरा देती है। रेपो रेट को गिरा देती है तो उससे क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक, जो कमर्शियल बैंक हो गए वो जब रेपो रेट गिर जाएगा तो क्या करेंगे, आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करते हैं। ठीक, आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करेंगे, जब ये लोग आरबीआई के पास अपना सब पैसा जमा कर देंगे तो इनको क्या होता है, इससे फायदा भी होता है। जैसे जब आरबीआई होता है ब्याज दर गिरा देती है, तो ब्याज दर गिराएगी तो आरबीआई में सब लोग अपना जो कमर्शियल बैंक इन्वेस्ट करेंगे तो अपना सब पैसा क्या करेंगे, आरबीआई के पास जमा कर देंगे। जिनके पास उनका जो अतिरिक्त नकदी रहेगा उसको आरबीआई के पास जमा कर देंगे। जब ये लोग सब पैसा अपना आरबीआई के पास जमा कर देंगे तो इनके पास पैसा ज्यादा बचेगा नहीं, जब इनके पास ज्यादा पैसा रहेगा नहीं तो बाजार में पैसा ज्यादा रहेगा नहीं। ठीक, जो कमर्शियल बैंक है जब इनके पास पैसे की कमी होगी तो जो बाजार है बाजार में भी पैसे की कमी होगी, जब बाजार में पैसे की कमी होगी तो उससे क्या होगा, महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, जब बाजार में पैसा रहेगा नहीं तो वस्तुओं की जो कीमत है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, तो उससे महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। ठीक, फिर से समझिए रिवर्स रेपो रेट क्या है, एकदम रेपो रेट का उल्टा है। रेपो रेट में बैंक रेट को बढ़ाया जाता था, रिवर्स रेपो रेट में बैंक रेट को आरबीआई गिराती है जानबूझकर इसलिए गिराती है कि जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से अब आरबीआई में अपना सब पैसा इन्वेस्ट करे। ठीक, जब जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई में जब अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो जो कमर्शियल बैंक है उनके पास ज्यादा पैसा बचता नहीं, तो उससे क्या होता है, जो बाजार में पैसा बचेगा नहीं, तो बाजार में ज्यादा पैसा नहीं बचे तो उससे महंगाई कंट्रोल होती है। ठीक, देखिए जो महंगाई तीसरा है सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर क्या होता है, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, कैश रिजर्व रेशियो जिसको हिंदी में बोलते हैं नगद आरक्षी अनुपात। ठीक, एसएलआर क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको हम बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात हिंदी में। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर वो हिस्सा होता है जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको आरबीआई के पास अपना एक हिस्सा जमा करना पड़ता है। ठीक, जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको आरबीआई के पास अपना एक हिस्सा जमा करना होता है। ठीक, अपना एक हिस्सा जमा करना पड़ता है जिसका जो निर्धारण करती है आरबीआई करती है। ठीक, आरबीआई करती है उनका निर्धारण, जैसे आरबीआई ने कर दिया 5% कि सबको 5% आरबीआई के पास जमा करना होगा। अगर आरबीआई ने इसको 5% बोल दिया तो हर एक कमर्शियल बैंक को सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास 5% जमा करना ही पड़ेगा, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। ठीक, तो सीआरआर वो होता है जिसमें आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक से एक निश्चित राशि मांगती है। ठीक, उसी को हम सीआरआर बोलते हैं। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर होता है जो आरबीआई होती थी, आरबीआई जब अपने सारे पैसे को किसी सरकारी फंड में, ठीक, सरकारी प्रतिभूति, ठीक, सरकारी सिक्योरिटी में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जब निवेश करती थी, जो आरबीआई होती है जो सभी फंड को किसी गवर्नमेंट काम में निवेश करती इन्वेस्ट करती है, तो उसी को हम एसएलआर बोलते हैं। ठीक, देखिए जब हम इन अनुपातों को बढ़ा देते, ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5% आरबीआई ने सीआरआर में लगाया, इसको अगर 10% कर दिए, तो जब हम इन अनुपातों को बढ़ा देंगे तो जो कमर्शियल बैंक है उनके पास कम धन बचेगा। ठीक, जब ये अनुपात बढ़ा देंगे तो जो कमर्शियल बैंक है उनके पास कम धन बचेगा, जब उनके पास कम धन बचेगा तो वही सिस्टम रहेगा, तो उनके पास कम धन रहेगा तो बाजार में कम धन रहेगा। ठीक, तो उससे क्या होगा, महंगाई नियंत्रित होगी। ठीक, देखिए फिर से देखिए सीआरआर हुआ धन होती है जो कमर्शियल, जिसमें क्या करती है आरबीआई कमर्शियल बैंक से अपना एक हिस्सा मांगती है सिक्योरिटी के रूप में, इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो।
जिसका जो निर्धारण होती है वो आरबीआई करती है, जो हर दूसरे महीने चेंज भी होता रहता है। ठीक, क्योंकि जो मौद्रिक नीति होती है साल में 6 बार आती है, उसी के साथ सीआरआर रेशियो आता रहता है। ठीक, उसमें हर बार चेंज होता रहता है, जैसे 5% हो गया, 5.25% हो गया, बढ़ता घटता रहता है, 4% हो गया। तो इससे क्या होता है, इससे जो आपका जो मार्केट होता है उसमें भी उतार उतार होता है और इससे महंगाई कंट्रोल होती है। ठीक, जब हम सीआरआर रेशियो को बढ़ा देंगे तो बैंकों के पास कम धन रहेगा, तो बैंक के पास कम धन रहेगा तो बैंक कम ऋण देंगे, जब बैंक कम ऋण देंगे तो उससे महंगाई कंट्रोल होगी। ठीक, तो ये कुछ कारण थे भारत में महंगाई को कंट्रोल करने के कारण। ठीक, तो आई आप समझ गए होंगे कि भारत में महंगाई के मुख्य कारण क्या है और हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, मौद्रिक नीति को कैसे नियंत्रित करें। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।